नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। होली की छुट्टियों के बाद से फिर आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। चूंकि वीकेंड था, फिर होली की छुट्टी थी, तो हम बीजेपी की जो कैंडिडेट लिस्ट इस बीच आई उस पर हम डिस्कस नहीं कर पाए। तो आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे 360 डिग्री बीजेपी की कैंडिडेट को लिस्ट को लेकर के। कैसे हमने बात की थी कि पीलीभीत और गाजियाबाद की सीट फंसी थी। हमने अपने शो में ये बात भी की थी कि ये टिकट कट सकते हैं। सुमित सर ने उसके बारे में बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। तो हुआ भी वही जिसका हम लोग अंदेशा था कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया। अब आज ही कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता हैं अधीर रंजन चौधरी साहब, उन्होंने वरुण गांधी को एक तरह से न्योता दे डाला है कि कांग्रेस में आपका स्वागत है। सवाल है कि वरुण गांधी वो न्योता स्वीकार करेंगे या नहीं, या ये न्योता हाईकमान की रजामंदी से अधीर रंजन ने दिया था या ये व्यक्तिगत राय थी वो तो उस तरह से। और कुछ और चौंकाने वाले भी नाम आए हैं, जैसे कि संदेश खली की जो प्रोटेस्ट सर्वाइवर रेखा पात्रा, प्रधानमंत्री ने उनसे आज बात भी की है, तो बसीरहाट सीट से उनका नाम लिया गया है। और इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा जो माना जा रहा है इस बार, जिस राज्य में सबसे बड़ी लड़ाई है पश्चिम बंगाल, तो बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा वहां पकड़ लिया है और उस सर्वाइवर को प्रत्याशी बना करके उन्होंने एक फ्रंट फुट पे आगे बढ़ने की कोशिश की है उस मुद्दे को लेकर के कम से कम। दूसरा, एक टिकट सुमित सर बदला गया। आपने कहा था ना सीता सोरेन ने ज्वाइन किया है, लेकिन जो उनकी सीट है तो वहां से तो प्रत्याशी ये है, बदल गया, तो वो उनको तो हटा दिया। तो मौजूदा सांसद थे अब, लेकिन अब पार्टी के हित में 400 सीट का जो नारा है उसके लिए उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा है। और वैसे भी बात करें तो 405 अभी तक कुल प्रत्याशी अनाउंस हुए हैं, जिसमें से 4 ने तो वापस कर दिया, आसनसोल पवन सिंह, उसके बाद बाराबंकी वाले रावत साहब उपेंद्र जी, हाँ, और 2 वहां से आपके गुजरात से उन्होंने वापस कर दिया। तो टेक्निकली, और 1 रिप्लेस हुआ है, तो टेक्निकली 400 कैंडिडेट अभी फिलहाल बीजेपी के हैं। तो हम उस पर बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है बीजेपी, क्योंकि एक लगभग 100 के करीब सांसदों के टिकट कटे हैं, जिसमें से 4 सांसदों के परिवार को टिकट मिला है, तो आपको क्या लग रहा है जो 370 का बीजेपी 370 प्लस का जो लक्ष्य अकेले बीजेपी का है, 400 कर चुके हैं, कुछ सीटें और अनाउंस होंगी। 436 पे पिछली बार लड़े थे, उम्मीद हम लोग कर रहे थे शायद ज्यादा लड़ेंगे, लेकिन बिहार में उम्मीद थी हमें कि जेडीयू को सीटें कम होंगी, वो एक ही का फर्क हुआ, बहुत ज्यादा फर्क हुआ ना। बीजेपी तो 17 पे ही है, एक उन्होंने अपने लाई को एक्स्ट्रा देना पड़ा है, वो भी जेडीयू की कटी। तो ये पूरा सीट का अभी तक 400 मोटा मोटा हो गया है, मेजोरिटी कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे कैंडिडेट लिस्ट को, और 370 के मिशन में ये कितना उनको फायदेमंद हो? शुक्रिया पूर्णेंदु। आज मिहिर हमारे साथ पहली बार है, तो मिहिर का स्वागत है इलेक्शन कैफे में। मिहिर हमारे साथी हैं। मिहिर लगातार पश्चिमी यूपी, खासकर नोएडा गाजियाबाद के बारे में लिखते पढ़ते रहते हैं और अच्छी खासी पकड़ रखे हैं, और गाजियाबाद में बड़ा चेंज हुआ, इसीलिए आप पूर्णेंदु ने इनको बुलाया है, तो मिहिर उस बारे में समझाएंगे। लेकिन आपने मुझसे 2 सवाल पूछे कि बीजेपी की लिस्ट से आप क्या समझते हैं और 370 के लक्ष्य में इसका कितना योगदान होगा। मैंने भी इसी तरीके से सोच के अपनी तैयारी की थी। तो करीब 405 मैं लिस्ट, एक्चुअली लिस्ट 3 दिन पहले आई थी, तो कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, फिर बीच में होली की खुमारी भी रही, तो चीज़ें कुछ छूट ना जाए, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। तो मैं बीजेपी को लिस्ट को इस तरीके से बांट के देखता हूँ। 4-5 पैमाने मैंने तय किए। क्या हुआ, तो जो लाउड माउथ थे, जिन्होंने गंदी बातें बोली, उनको सजा मिली। पहली बात तो ये बीजेपी की लिस्ट की अब तक की जो लिस्ट आई है, मैं सभी 400 नामों 405 नामों का विश्लेषण कर रहा हूँ। प्रवेश वर्मा का टिकट कट जाना, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट जाना, बिधूड़ी साहब का टिकट कट जाना, अभी तक कैसरगंज पे टिकट नहीं अनाउंस करना ब्रजभूषण शरण सिंह का, तो ये तमाम चीजें दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने इस बात को समझा, परखा कि ऐसे लोग जो बीजेपी के लिए आगे जाकर कहीं मुसीबत ना बन जाएं, जो अपनी हरकतों की वजह से बीजेपी के लिए बुरी पब्लिसिटी लेकर आते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। उनकी 5 सालों में बहुत आलोचना हुई जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए कि आपने पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है, पार्टी क्यों नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, शो कॉज तक नहीं दिया। आज जब वक्त आया तो उनको सजा मिली, और ठीक टाइम पे मिली। उनको भी एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने अपनी चादर के बाहर पैर पसार लिए थे। तो एक ऐसे लोगों का टिकट कटा। दूसरा टिकट कटा वैसे लोगों का जिनके बारे में फीडबैक बहुत नेगेटिव आया, और ये फीडबैक लेने के 2-3 सिस्टम थे बीजेपी के अंदर। एक तो ग्राउंड का फीडबैक, जो आम जनता से बीजेपी लगातार सर्वे कराती है, आम जनता के बीच में लोग घूमते हैं, वो सर्वे करके फीडबैक लेकर आते हैं। दूसरा पार्टी के कार्यकर्ताओं का फीडबैक,
कि ये नेता कार्यकर्ताओं के लिए कितना उपलब्ध था या नहीं था, कितने कार्यकर्ताओं को लेकर इसने मंच पर इनकी बातों को सुनने की कोशिश की। उस कैटेगरी में आते हैं जनरल वीके सिंह, उस कैटेगरी में आते हैं गौतम गंभीर, उस कैटेगरी में आते हैं गौतम गंभीर ने तो खैर पहले ही नहीं वो चिट्ठी लिखाई गई, कोई खुशी खुशी चिट्ठी नहीं लिखता है। हालांकि कुछ ऐसे हैं जिनको मिल भी गया। हाँ, कुछ को मिल गया। वो ये अब तीसरी वही कैटेगरी पे आ रहा था कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके बारे में बैड फीडबैक है पर उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिला, तो उनकी पौबारा हो गई। जैसे रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, रविशंकर प्रसाद के जब से हटे मंत्रालय के से तब से यह था कि इस बार चेंज कर लिए जाएंगे, पर क्योंकि उनका रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो बच गए। गिरिराज सिंह बेगूसराय से, उनके बारे में भी रहा कि बदले जाएंगे, लेकिन वो बने रहे। पटना साहब ऐसी सीट है, पटना साहब ऐसी सीट है कि वहां बीजेपी लगातार पिछले करीब 2 दशक से जीत रही है ना। वहां पर बीजेपी जिनको उम्मीदवार बनाती है वो चुनाव वहां पर जीतते हैं, इतना ज्यादा पकड़ है वहां पर बीजेपी का। तो रविशंकर प्रसाद, मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद थोड़ा पार्टी का बचाव कर रहे थे, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। गिरिराज के फेवर में एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि हाँ, कई ऐसे लोगों के टिकट काट दिए गए जो उस तरह के बयान दे रहे थे। गिरिराज भी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो वो बिल्कुल शांत थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, तो ये बड़ी बात है। और गाजियाबाद सीट आप बात कर रहे थे, गाजियाबाद सीट के बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि यूपी में सबसे ज्यादा, जहां पर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के विधायक सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे, वो गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आता है। तो यानी कि बीजेपी वहां पर बहुत ज्यादा उसके लिए मुश्किल नहीं है चुनाव जीतना, एटलीस्ट अभी के समय में। आगे क्या होगा वो अभी आज के दिन जिस दिन हम बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के पास ये विकल्प रहा है कि वहां वो उम्मीदवार बदल सकते थे। जनरल वीके सिंह को लेकर के फीडबैक नहीं अच्छा था, लोगों से आप अगर मिलेंगे गाजियाबाद में तो वो आपको बोलेंगे कि हाँ, जनरल वीके सिंह अवेलेबल नहीं रहते हैं, यानी कि मिलते नहीं है लोगों से, ये उनके बारे में एक फीडबैक था वहां से, तो उनका टिकट कट गया, स्वाभाविक है। महेश शर्मा के लिए बात फेवर में रहेगी कि महेश शर्मा काम के उस पर उनके बहुत सारे सवाल हैं, कई सारे वहां पर चीजें कही जा सकती, लेकिन महेश शर्मा लोगों के लिए अवेलेबल हमेशा रहे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं और अगर आप फोन रात में भी करेंगे तो महेश शर्मा आपके फोन को उठाएंगे, वो आपको इंटरटेन करेंगे, आपसे बात करेंगे। तो ये पॉजिटिव रहा महेश शर्मा के लिए, और यही नेगेटिव रहा वीके सिंह के लिए कि वो अवेलेबल नहीं थे। तो यहां पर ये बहुत एक चीज और थी ना मेहर की, महेश शर्मा के पास अस्पताल है, तो आप उपलब्ध होकर बड़ी आसानी से मदद कर सकते हैं। जनरल वीके सिंह के साथ डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, अगर आप मदद करना भी चाहें तो आपको किसी तीसरे को बोलना पड़ेगा कि भाई इसका इलाज करा दो, इसको भर्ती कराना है, तुम्हारे अस्पताल भेज रहा हूं, तो एक दायरा बढ़ एक स्टेप बढ़ जाता है। एक और इस बीजेपी की लिस्ट में एक और बड़ा एनालिसिस चीज है, एक चीज और छोटी सी, कि एक तो बहुत बड़ी लोकसभा है, यूपी की बहुत बड़ी लोकसभा, इसीलिए आप देखिए वहां जीत हार का अंतर भी 5-6 लाख का होता है। औसतन यूपी में 15-16 लाख की लोकसभा है, लेकिन जो गाजियाबाद लोकसभा है वो उसकी संख्या तो 20 लाख से भी ज्यादा की है, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है शायद 25 लाख के आसपास है। तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैटर करना भी एक बड़ा चैलेंज है, और चूंकि वो एक आर्मी जनरल, उनका एक बैकग्राउंड है। पिछली बार भी हम लोग बात कर रहे थे कि बालाकोट ना होता तो पिछली बार ही कट जाता, और उनके लोग कहते हुए थे कि भाई गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। उनके कुछ लोगों से मेरी एक बार बात हो रही थी। बस एक और टिप्पणी करता हूं लिस्ट पे, और वो ये कि कुछ चीजें जो बीजेपी की लिस्ट में बिल्कुल नॉन बीजेपी टाइप की जो मुझे दिखी, जो अमूमन बीजेपी का स्वभाव ऐसा नहीं है, चाल चरित्र और चेहरा ऐसा नहीं है, वो ये दिखा कि जो आया पार्टी में आधे घंटे के अंदर उसको टिकट मिल गया। नवीन जिंदल उदाहरण के लिए, नवीन जिंदल इधर पहले मैसेज आया कि शामिल हो रहे, और आधे घंटे बाद लिस्ट आई, उसमें उनका नाम आ गया। ऐसे ही 2-3 नाम है। कंगना रनौत पिछले 5 साल से मेहनत कर रही थी, और मुझे नहीं पता औपचारिक तौर पर कब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, मैंने अगर की हो तो मेरी अल्प ज्ञान है ये, अगर औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्य है कि नहीं, फील्डर जरूर थी, उनकी सेना का हिस्सा जरूर रही बीजेपी की, लेकिन कब ज्वाइन की मुझे नहीं पता। ऐसे अरुण गोविल ने कब बीजेपी ज्वाइन की मुझे याद नहीं पड़ रहा, हो सकता कर लियो, पीछे से कर लियो, खबर नहीं आई हो, या मुझसे मिस हो गई हो। तो ये 2-3 नाम ऐसे रहे कि ये बीजेपी के लिए काम तो कर रहे थे, लेकिन अचानक से आए पार्टी में और शामिल हो गए। एक नाम जो है ना मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, वो है, आप सबके साथ ध्यान नहीं किया होगा, हम में से किसी का भी ध्यान नहीं किया मेरे ख्याल से, वो है कानपुर की सीट। कानपुर की सीट बीजेपी की बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, और बीजेपी वो सीट हमेशा जीतती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना गाजियाबाद के बारे में, नोएडा के बारे में, ऐसे कानपुर सीट है ये। इसीलिए मुरली मनोहर जोशी बनारस छोड़ के कानपुर ही आए थे। जब मोदी जी के लिए बनारस खाली किया 14 में उन्होंने, तो उनको कानपुर अगली सेफ सीट दिखी। वो इलाहाबाद अपने शहर नहीं गए, वो कानपुर आए। बहुत सेफ सीट नहीं थी,
क्योंकि उसके पहले श्री प्रकाश जायसवाल थे, और श्री प्रकाश जायसवाल एक कद्दावर नेता थे। उनके बारे में यही कहा जाता था कि वो मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे, लेकिन सैटरडे और संडे 2 दिन वो पूरा उपलब्ध रहते थे। लेकिन ये कि मोदी वेव में 2 बार से लगातार हारे। कानपुर सीट पे जिस व्यक्ति को टिकट दिया वो पत्रकार है, रमेश अवस्थी नाम है उनका, और मेरा उनसे कोई संबंध नहीं, मैं क्लियर कर दूं। मैं आज तक उनसे मिला भी नहीं हूं, जानता भी नहीं हूं, पर मुझे आज ही किसी ने पता, मैं किसी बीजेपी के नेता से बात कर रहा था उनका नाम आने के बाद आज सुबह, तो पता लगा कि वो पीछे 3 बार से टिकटार्थी थे। वो बांदा से टिकट मांग रहे थे, वो 14 में मांगा, 19 में ही मांगा, और वो एक अखबार में काम करते रहे। बीजेपी के लिए कब काम कर रहे थे, पार्टी के कब, किसी को नहीं उम्मीद थी उनके बारे में। अचानक लिस्ट में उनका नाम आता है, तो कहीं बीजेपी के सिस्टम में कोई ऐसा नेता होगा जिनको रमेश अवस्थी याद रहा होगा, तो रमेश अवस्थी को उसने आज इनाम दे दिया। तो एक ऐसी सीट जो अमूमन बीजेपी जीत जाती है, ऑलमोस्ट सुरक्षित टाइप की कैटेगरी में उसको गिन रहा हूं आज की तारीख में, वहां से एक नए आदमी को टिकट दे देना, वो मेरे लिए आश्चर्य करने वाली बात थी। तो ये मोटा मोटी बात है। 370 का सपना पूरा होगा, वो अपन आगे बात करते हैं। विचित्र चीज बात करिए ना आप। नहीं तो विचित्र सर, जैसे सुमित सर ने एक दो तीन नाम जो उन्होंने खास तौर पे, जैसे नवीन जिंदल साहब का, और आपने देखा कि सीता सोरेन की वजह से एक टिकट वो किया गया। फिर ऐसे लोग जो बीजेपी के कैडर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग पहले भी इस बारे में डिस्कस किए कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता दिन रात लगा हुआ है, जो जैसे आप एक नाम कानपुर से लिया कि वो बीजेपी के ऐसे बहुत सक्रिय नेता जैसी छवि नहीं थी, ऐसे लोगों को टिकट देना, मतलब एक तो इसका ये मतलब है कि बीजेपी बहुत श्योर है अपनी जीत को लेकर के, उसको लगता है कि अगर हम ऐसा करते भी तो हमारे कार्यकर्ताओं पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक टाइम होता था कि आप ऐसे पैराशूट कैंडिडेट को लाते थे तो कार्यकर्ता जो है वो, हमारे यूपी में बोलते हैं कि वो इलाहाबाद में बोलते हैं कि गणित कर देते थे, मतलब गणित का मतलब कि वो अंदर से हरवा देते थे। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखें? पहली चीज तो ये है कि इनको ये विश्वास हो कि नहीं, हम जो भी सीट लड़ेंगे जीत ही जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर के उम्मीदवार को अपने यहाँ जगह देता, क्योंकि पार्टी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने अभी बताया कि 400 कुछ सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े कर दिए, जिसमें 100 के टिकट काटे हैं, और चलिए 400 उम्मीदवार उन्होंने खड़े कर दिए हैं, अभी और बीजेपी अपने कितने उम्मीदवार खड़े करेगी? नहीं, पिछली बार 436 थे उनके, तो लगभग उससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि गठबंधन में वो दल करीब करीब है ही, कोई ऐसा, हाँ, तो 436 भी अगर लड़ेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि 370 का रखा है, तो 370 का मतलब अगर 440 भी लड़ते हैं और उसमें 370, तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपको हर सीट जीतनी है, और आप खासकर कुछ इलाकों में इस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि आपके लिए अब आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बिहार में कहां आगे बढ़ेंगे? 39 जीत चुके थे, बहुत हुआ 1 जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में आपने करीब करीब 10, 5, 15, 1, 16, 64 जीती थी। मध्य प्रदेश में पूरे ही जीत लिए थे। छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इन हरियाणा, एक सीट की बात छोड़ दीजिए, मतलब आपने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया ना। तो अब जहां क्लीन स्वीप कर दिया वहां तो आपको वही बरकरार रखना हो। इन सारी हिंदी पट्टी में हम कह रहे हैं कि आपके लिए हम 10 सीट और बढ़ा दे, तो 303 प्लस 10 313 हुआ। अब बाकी बचे, लेकिन दक्षिण भारत में खूब जोर है ना। दक्षिण पे जोर होना, लेकिन दक्षिण में उस तरह से सीटें निकाल लेना। आप देखिए कि ज्यादा प्रयोग दक्षिण की जगह उत्तर भारत में भी हुआ है सीटों में। कर्नाटक में कर्नाटक का जो सर्वे था, कर्नाटक से जो खबरें आ रही थी, कर्नाटक बीजेपी के लिए थोड़ा टफ हो रहा था, क्योंकि कांग्रेस जीत करके आई जब से, बीजेपी के लिए टफ हो रहा था। अब देखिए अभी उन्होंने शामिल कर लिया है, रेड्डी बंधु फिर से पार्टी में आ गए हैं। वहां पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है बीजेपी के पास में कि बहुत सारे नेता हैं कर्नाटक में। तेलंगाना में बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी सीट 4 से बढ़ सकती है इस बार चुनाव में। तमिलनाडु में बीजेपी जानती है बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। केरल में बीजेपी का वोट बढ़ा है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो बढ़ा है लगातार, तो बीजेपी उस पर भी एक उम्मीद कर रही है कि वहां पर एक अच्छी बात जो बीजेपी के साथ है, जो कांग्रेस में फिलहाल नहीं दिखता है, पहले होगा लेकिन अभी नहीं दिखता है, बीजेपी ने 400 सीटों के लिए मुझे लगता है कि 400 घंटे से ज्यादा की बैठक की होगी। ये बड़ी बात है, बैठकें सब पार्टी में हो रही है, लेकिन बीजेपी जैसे कर रही है हर सीट पर काम,
वो थोड़ा मुश्किल दिखता है बाकी जगहों पर। तो ये जो है ना, ये आंकड़ा 2014 की बात मैं आपको बताऊं सुमित सर, 2014 में 2013 या 14 के शुरू की बात है, हम न्यूज रूम में बात कर रहे थे एक दिन, तो किसी सीनियर ने कहा कि कैसे 272 सीटें बीजेपी को आ जाएगी। इसके लिए चाहिए कि पूरा यूपी में बीजेपी को इतनी सीटें आनी चाहिए, ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने ये वर्ड कहा कि ये इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है, इतनी सीटें कैसे आ जाएगी। बीजेपी वहां पर तीसरे नंबर की पार्टी थी, है ना, लेकिन हुआ इलेक्शन के बाद यही हुआ, बीजेपी हाँ चौथे नंबर की थी, लेकिन इलेक्शन के बाद हुआ बीजेपी एकदम से 71 शायद थे सीट्स बीजेपी को उस समय, तो 73 दो अपना दल को मिला करके, दो अपना दल और मिला के तो 73 सीटें लेकर के आ गई थी वहां पर। तो ये है बीजेपी। जो बात विचित्र बोल रहे हैं ना मिहिर, वो ये 303 से उन्होंने 10 नॉर्थ में बढ़ा दी, 313। जो मैं समझा इनकी बात को, मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करिएगा। दक्षिण भारत में इतनी मेहनत के बावजूद भी वोट परसेंटेज से काम नहीं चलेगा, आपको सीटें जीतनी पड़ेंगी। जो 300 तो आपको 70 सीटें, जो 303 का, हाँ 70 सीटें क्या आप दक्षिण भारत से लेकर आ रहे हैं? ये जो बात कह रहा है। मैं एक चीज और कहूंगा, जो इनका बुनियादी सवाल था कि 370 तो उन्होंने दिया, उस पर होगा कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है और बीजेपी को इससे फायदा होगा। देखिए, बीजेपी को इससे तत्काल फायदा तो होगा, बीजेपी तत्काल फायदा नहीं होता तो कोयला घोटाले में आरोपी रहे नवीन जिंदल को लाती और आधे घंटे के अंदर टिकट नहीं दे देती। जिस रेड्डी का नाम लिया उनके साथ मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवा के टिकट नहीं दे देती। लेकिन ये फायदा क्या दूरगामी प्रभाव डालेगा? मैं दूरगामी इसलिए बोल रहा हूं कि गृह मंत्री अमित शाह बोल चुके हैं कि 2070 तक तो बीजेपी राज करेगी या 75 तक, इस तरह की बात वो बोल चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप इस तरह की राजनीति करते हैं, आप में क्षरण शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है? आप इसको इस तरह से देखिए कि आपके सहयोगी जो हैं, सहयोगी का मतलब कि पार्टी का जो रैंक एंड फाइल है, उसके अंदर नाराजगी होती है। हो सकता है अभी इस समय वो राम मंदिर के रथ पर सवार है, वो उसके अंदर मोदी जी को लेकर के एक चरम प्रेम और मोह और एक किस्म का नेतृत्व की, उनके नेतृत्व का इस कदर मुरीद और कायल है कि वो उनके नाम पर आप किसी को लड़ा दें वो दे देगा। लेकिन ये धीरे धीरे कैसे बदलता है कि धीरे धीरे आपके सहयोगी आपसे आपका कार्यकर्ता नाराज होने लगता है। इसका उदाहरण कांग्रेस है। कांग्रेस में कांग्रेस सेवा दल होता था, वो कांग्रेस को के नेतृत्व को और सत्ता को, संगठन को आम लोगों से जोड़ता था। इंदिरा गांधी तक तो वो चलता रहा, लेकिन राजीव गांधी के समय में आते आते उसमें क्षरण शुरू हुआ। तो जो काम उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि उस समय क्षरण शुरू हुआ तो कांग्रेस उसी समय डूब गई। कांग्रेस उसके बाद भी बीपी सिंह के तमाम डेंट लगाने के बावजूद 15 साल तक अलग अलग समय में 5 साल नरसिम्हा राव, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार राज किया, 14 में जाकर के वो बुरी तरह डूबी है। तो बीजेपी को इसका नुकसान कल तब हो सकता है जब उसके लोगों के अंदर ये बात घर करनी शुरू कर जाएगी कि यहाँ पर हमारे अपने लोगों को नजरअंदाज करके जो जीतने के लिए योग्य लगता है कि संभावना है, वो दूसरे दल का आया, उसको टिकट दे दिया जा रहा है। तो ये टेंडेंसी मुझे लगता है कि इस तरह की टेंडेंसी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज ही मैंने कहीं देखा कि आरएसएस के कुछ लोगों ने ये बात कही है कि हम बीजेपी से नाराज हैं। वो बड़े लोग नहीं हैं, वो साधारण लोग हैं, क्योंकि बड़े लोग नहीं बोलते हैं, बड़े लोग करके दिखा देते हैं और वो अचानक नहीं दिखाते हैं। बीजेपी भी, आरएसएस भी पहले ऐसा कर चुकी है, वो इंदिरा गांधी से भी खुश रही है, राजीव गांधी से भी खुश रही है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो उम्मीदवार उतारे गए हैं दूसरे दलों के, उससे अभी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूरगामी नुकसान हो सकता है। अब उसके लिए क्या उपाय है, ये बात की चीज लोग। एक चीज जो आपने कही ना, आपने अच्छा एक मंथन का विषय दे दिया। मुझे भी इस बात, मैं अपने मंच पे पहले ही बोल चुका हूँ पूर्णेंदु, कि लॉन्ग रन में बीजेपी के जो लोग हैं, जो काडर के लोग हैं, संघ के लोग हैं, जो घूम घूम के काम करते हैं, जो 20, 25, 30, 35 साल घर परिवार छोड़ के काम कर रहे हैं, अचानक से उसकी जगह पर कोई बाहर से आदमी आया और एक दिन के अंदर उसको टिकट मिल गया, तो उनको उनका मनोभाव जो होता है वो खिन्नता में चला जाता है, परेशान होते होंगे। हो सकता है डिसिप्लिन सोल्जर हैं तो बोलते नहीं है कुछ, पर लेकिन ये कब तक होगा ना? आप कब तक किसी आदमी के मन की भावनाओं को दबा के रख सकते हैं? दूसरी बड़ी बात यह है कि ये बीजेपी का जो प्लैंक है कि हम चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी हैं, हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं, ये उसको भी कमजोर करता है। इस पर मुझे लगता है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो जरूर इस पर विमर्श करते होंगे
कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल नवीन जिंदल सबसे ताज़ा उदाहरण, कि अभी आया और अभी मिले और अभी टिकट मिल गया, और वो भी आरोपी व्यक्ति जिसके लिए आप ही ने क्या आंदोलन छोड़ा उस वक्त कोयला घोटाले में, कि कैसे थे। तो इन परिस्थितियों में बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने अपने ज़मीन के जो कुरुक्षेत्र का इलाका है, उस इलाके के लोगों को समझाने के लिए कोई तरीका ढूंढा होगा कि कैसे हम सब कंपनसेट करेंगे उनकी भावनाओं को। नवीन जिंदल को लाने के बाद वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, पर कोई ना कोई तरीका निकाला होगा। सहयोग ने भी थोड़ा काम किया उनके फेवर में कि जो सांसद थे कुरुक्षेत्र से वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वो सीट खाली हुई। सीट नहीं, आप ये देखिए कि सीट वो सबसे बड़ी बात है कि जो चाल चरित्र और चेहरा वाली बात कही इन्होंने। एक चीज ऐड करूं सुमित सर, आपने वो जब आप राम मंदिर उद्घाटन के कवरेज में गए थे तब भी आपने कहा था कि कुछ लोग जो इस बात से खुश नहीं थे कि सेलिब्रिटी या उस तरह के लोगों को ज्यादा इनवाइट किया गया है बनिस्पत जो आंदोलन से जुड़े जो उस तरह के लोग। तो मतलब इसमें अयोध्या में सरयू के तट पर लोग मिले हमसे आके, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, कैमरे के बगैर आकर उन्होंने बोला। कम से कम 4-5 आदमी आए मेरे पास जो संघ से जुड़े हुए लोग थे, जो उनमें से 2 तो ऐसे थे जो 1992 में मौजूद थे जब बाबरी मस्जिद को उस ढांचे को वहां गिराया गया, तो उनको न्योता नहीं था। और उनका ये कहना था कि हम यूपी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम एक तो मतलब अब लोकेशन में नहीं करना चाहता हूँ आइडेंटिफाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे पहचान सामने आए, पर उनके मन में दुख था कि भाई इसने क्या किया, इसको क्यों बुला लिया। उसने 2-4 नाम लिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बुला लिया। अच्छा 2 साल टीवी पे बोलने लगे इसलिए इनको बुला लिया। अच्छा ये टीवी पे बैठ जाते हैं इसलिए इनको बुला लिया। हमने क्या किया, हम भी इस तरह काम करने लगे। तो इस तरह की चीजें जब आती हैं और ये नीचे जमीन पर जाती होंगी कहीं ना कहीं से, तो वही मैं कह रहा हूं कि इसको एड्रेस करने के लिए, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जैसे मिहिर बोल रहा था ना कि लगातार इतने घंटे की बैठक कर ली, तो ये इस पर भी प्लान करते हैं कि जो लोग नाराज हैं उनको कैसे संतुष्ट किया जाए, कैसे अपनी तरफ ही रखा जाए, ये ऐसा ना हो कि वो छोड़ के चले जाएं। तो वो भी कैलकुलेशन किया गया होगा। वो क्या है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, आगे जाके पता लगेगा। हालांकि सुमित सर एक बात है कि अगर आप बिहार में बीजेपी के नेताओं से बात करें, मतलब ऑन कैमरा नहीं ऑफ द कैमरा बात करें अगर उनसे, तो उन्हें बहुत हैरानी है कि हमें जरूरत क्या थी फिर से जेडीयू के साथ जाने की। हाँ, जरूरत ही नहीं थी बीजेपी। हाँ, वो कहते हैं, मेरी बात खूब नेताओं से हुई है इधर, और उन लोगों ने कहा कि क्या जरूरत थी। हम लोग अभी उनके खिलाफ बोल रहे थे, हमारा पूरा वो मुहिम था उनके खिलाफ में। यही हुआ था 2019 में, एक सांसद का टिकट काट दिया गया था जेडीयू को टिकट देने के लिए, वो सीट देने के लिए। वो लाख वोट से ज्यादा मार्जिन से जीता था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया यहां से, उनको समझ ही नहीं आया क्यों काट दिया गया टिकट। अब जेडीयू को लेकर के बीजेपी के अंदर क्यों केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। जाहिर सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में होती है तो वहां अनुशासन बहुत ज्यादा दिखता है। ये रहा 2004 से 9 के बीच में, देखिए कांग्रेस में खूब अनुशासन आपको दिखेगा उस दौर में। बाद में वो धीरे धीरे जो सत्ता से बाहर होती है उनके अंदर अनुशासन कम होने लगता है। तो ये एक है अंदर ही अंदर लोगों के अंदर ये फीलिंग है कि हमारी ये सीट थी, इस सीट पे हम जीत सकते थे, यहां पर हमने पूरी तैयारी पिछले 5 साल से की पार्टी ने वहां पे तैयारी, और अब जब चुनाव नजदीक आया तो आपने वो सीट उठा करके सहयोगी को दे दिया। तो बीजेपी इस पे कहेगी क्या कर सकती है। ये बात मिहिर ने बोली ना जेडीयू को लेकर, वही बात पश्चिमी यूपी में भी है कि क्यों उसके साथ समझौता कर लिया, आरएलडी के साथ, क्यों जयंत चौधरी के साथ चले गए। भाई जयंत चौधरी तो पिछले 2 चुनाव से कोई सीट जीत नहीं रही उसकी पार्टी, फिर आप ऐसा क्या हो जाएगा कि जयंत चौधरी के आने से बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी ने अब तक 14 और 19 का चुनाव बगैर जयंत चौधरी के लड़ा, और अच्छा खासा लड़ा, और इतना अच्छा लड़ा और जीता। तो जयंत चौधरी का तो कोई सांसद भी नहीं है, उल्टा उसको लाकर हमको अपने हिस्से की एमएलसी देनी पड़ रही है, एक यूपी में मंत्री पद देना पड़ रहा है। ये तो मतलब इसमें फायदा कहाँ है। ये जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर इस तरह की बात है। और अभी आरएलडी की 4 या 5 सीटों पर लड़ रही है लोकसभा में, 2 सीटें बागपत और हाँ। अच्छा, मैं 2 सवाल एक साथ कर रहा हूँ। वरुण गांधी वाले पे हमने थोड़ा ठीक से बात नहीं की, तो आपको लगता है वरुण गांधी का अगला एक्शन आपको क्या लगता है, क्योंकि उनकी मदर को टिकट मिल गया है एक। हाँ ठीक है, छोटी छोटी टिप्पणी लूंगा। दूसरा एक वो थोड़ा सवाल बड़ा है, लेकिन सुमित सर के एनालिसिस से निकला है। जैसा आपने बोला सर कि बहुत सारे ऐसे टिकट कटे हैं जो हेट स्पीचेस या थोड़ा आक्रामक बयान के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी भी कई को मिला है ऐसे जिनकी छवि नेगेटिव है। तो क्या एक बीजेपी की कोशिश है कि अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी का एक होता है कि अपना दायरा आगे बढ़ाने का, कि वोट बैंक ऐड करने का, धीरे धीरे वो मिशन 50% प्लस वोट की तरफ उनका जो एक मिशन है, 400 सीट तो हमें दिख रहा है, लेकिन एक बात वो भी है कि 50% का भी है। अब वो बिना
एक जो मुस्लिम समुदाय 14-15% वोट है, तो बिना उसके सपोर्ट के मुश्किल है। और बीजेपी की तरफ से भी तमाम वो किया था कि भैया हम जो लाभार्थी और ये हमने ईमानदारी से दिया है। और मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरह की बातें होती हैं कि देखिए क्या होता है, जब लगातार एक पार्टी सत्ता में होती है तो एक कम्युनिटी को लगता है कि हम हाशिए पे जा रहे हैं, अगर ये पार्टी अपने अंदर ये सुधार कर ले तो हम भी इसके साथ जा सकते हैं। ये बातें होती हैं, आपके भी तमाम मुस्लिम मित्र होंगे, हमारे भी हैं, बातें हम लोग आपस में होती हैं। वो कहते हैं कि हाँ भी थोड़ा सा ये आगे बढ़े 2 कदम तो हम भी साथ आएंगे वोट देने के मामले में। क्या उस तरफ एक कोशिश है? हालांकि अगर हम बात करें टिकट, तो मुझे याद पड़ रहा है कि केरल की जो मलप्पुरम एक सीट है वो उन्होंने अपने माइनॉरिटी जो मोर्चा है उसके वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल सलाम को दी है। इसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ रहा है कि कोई है। तो अच्छा, बीजेपी स्थानीय निकायों में तो मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देती है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में इस मामले में वो कंजूसी बरसती है। ना ही अब पार्टी में कोई ऐसा बड़ा केंद्रीय फेस एक जमाने में सिकंदर वक्त का होता था, या वाजपेयी सरकार के दौरान बहुत ही यंग एज में शाहनवाज हुसैन को उन्होंने बनाया था। अब तो नकवी साहब भी मंत्रिमंडल में नहीं है। तो मतलब ये दोनों सवाल पे छोटे छोटे जवाब आते हैं। देखिए, बीजेपी बड़ा कैटेगोरिकली बोलती है पूर्णेंदु, उसमें अब बहस का विषय बचा नहीं है ये कि भाई हम सजावट के लिए टिकट नहीं देते हैं, हम इसलिए नहीं देते कि हमको इस कम्युनिटी को खुश रखना है, जो जीतता है उसको देते हैं। और उनका ये कहना है कि हम जो नीतियां बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, वो सबके लिए है। अगर सड़क बन रही है तो उसमें मुसलमान भी चल रहा है, बिजली आ रही है तो मुसलमान के घर पे भी आ रही है, हैंडपंप लग रहा है तो मुसलमान के घर ही पानी आ रहा है। तो ये बीजेपी ने अपीजमेंट वाली जो पॉलिटिक्स तैयार करने की आप कोशिश कर रहे हैं उस कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से, क्या बीजेपी कोशिश करेगी कोई लीडरशिप? हम क्यों, बीजेपी को करने की जरूरत क्या है? बीजेपी एक मेरे ख्याल से हाँ तो इसीलिए बगैर उसके मिल रहा है ना, बगैर आप किसी को अपीज किए आपने नीति ऐसी बनाई कि 3 तलाक के मुद्दे पर आपने कानून बना दिया और महिलाओं को अधिकार दे दिया, तो महिला आपको वोट कर रही हैं। आपको ये खुश नहीं करना पड़ा ना कि हमको महिला मोर्चे की एक अध्यक्ष को चुनाव लड़वाना है या बीजेपी में कहीं अध्यक्ष के पद पर या उपाध्यक्ष के पद पर बिठाना है। अपीजमेंट वाली थ्योरी से बीजेपी हमेशा बचती रही है और उसको कहती भी रही है कि हम जानबूझ के खुश करना नहीं चाहते हैं कि हमने 1 को दे दिया, 2 को दे दिया, 10 को दे दिया। इसका क्या मतलब है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो अलग बहस का विषय है। दूसरी बात आपने वरुण गांधी की पूछी। वरुण गांधी वो सेम चीज, वरुण गांधी ने लगातार बयानबाजी की, वरुण गांधी के खिलाफ बैड फीडबैक था कार्यकर्ताओं से, जमीन से पॉजिटिव था कि वरुण को मिलना चाहिए टिकट, वरुण पॉपुलर हैं, पर कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा मुश्किल था कि हम इनके लिए कैंपेन कैसे करेंगे। इन्होंने 5 साल तक हमारी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है, तो इनके साथ खड़े होना, इनके मंचों पे जाना हमारे लिए आज की डेट में संभव नहीं है। तो वरुण गांधी का वहां पर नुकसान हो गया, पर वरुण की वजह से मेनका गांधी का फायदा हो गया। वरना मेनका गांधी को नहीं मिलता, उनका भी घटना था, उनको लगा हाँ मेनका जी मेरे 8 बार की सांसद है, ये 9वां टर्म होगा उनका अगर इस बार जीतती हैं तो मेनका गांधी को टिकट मिल गया। लेकिन अब क्या होगा इस पर नहीं, हाँ मतलब अगर क्या ऐसा होने वाला है कि मेनका इस तरफ रहेंगी और वरुण उस तरफ चले जाएंगे? क्या वरुण इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? क्या वरुण कौन बुला रहा है? इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताऊं, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया जिस दिन, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार वहां से पीलीभीत से, उस उम्मीदवार ने उस दिन कहा कि अगर पार्टी कहती है वरुण गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे तो मैं अपना नॉमिनेशन नहीं भरने को तैयार हूं, मैं वरुण गांधी के लिए प्रचार करने को तैयार हूं, पार्टी मुझे कह के देखे। ये पहला बयान था सपा के उम्मीदवार का वहां से। अब कांग्रेस भी कर रहे, उनको बुलाना चाह रही है कि उनकी तरह अधीर रंजन चौधरी ने कहा, तो वरुण को बुला सब रहे हैं, बट वरुण भी प्लस माइनस देख रहे हैं कि अगर चले तो जाएंगे, लेकिन पीलीभीत निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ, समझ लीजिए भाई। ये चीज बहुत अजीब लगती है कि हम लोग यहाँ केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से टिकट बांटा है उसको देख करके हमें लग रहा है कि सब लोग सोच रहे हैं कि जो लोग फाउल लैंग्वेज बोलते थे उनसे बीजेपी ने किनारा किया है। लेकिन आप ये बताइए कि जमीन पर मोमेंटम क्या है? जमीन पर बीजेपी के लिए आप कभी भी बात करिए, अभी होली आएगी तब, दिवाली आए तब, दशहरा आए तब, मोमेंटम बनाने वाले वही लोग हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के हो सकते हैं, बीजेपी के हार्डकोर लोग हो सकते हैं, संघ परिवार हो सकता है, संघ के तमाम शाखाएं हो सकती हैं, और वो लोग, उनमें ज्यादातर लोग उसी सोच के साथ बोलते हैं जिस सोच के साथ विदुड़ी जी और दूसरे तमाम जी लोग बोलते हैं। अब रही बात कि हम लोगों को अचानक लगता है कि अरे बीजेपी ने फाउल लैंग्वेज वालों को हटा दिया, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस समय उन्होंने रमेश विदुड़ी ने बयान दिया उसके तुरंत बाद राजस्थान में उनको महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी और उस इलाके में गुर्जर वोट से फायदा हुआ। तो ऐसा तो नहीं है,
हो सकता है कि बीजेपी ने कुछ मुझे एक चीज लगता है साफ साफ कि बीजेपी मुसलमानों के वोट के लिए एक माहौल बनाने के लिए हो सकता है वो अंदर से कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उससे उसको फायदा नहीं है। मुस्लिम विरोध मिडिलिस्ट कंट्रीज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो रिश्ते अपने मधुर किए हैं, लगातार मधुर और करते जा रहे हैं, कुछ उसका असर तो नहीं था छवि सुधारने वाले कार्यक्रम? मैं एक उदाहरण देता हूं कि 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार थी। वो नरसिम्हा राव की अपनी कोई विरासत नहीं थी। राजीव गांधी का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया था, तो इसलिए उनको मौका मिल गया। जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया और मनमोहन सिंह से बोला कि अब बजट तैयार करो और चाहे जो करना है करो, अगर कुछ भी अच्छा हुआ तो उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा और बुरा होगा तो तुम्हारी गर्दन नपेगी। जिस दिन बजट पेश करना था उससे 2 दिन पहले नरसिम्हा राव के सामने मनमोहन सिंह भाषण लेकर गए। उस भाषण को देख करके मनमोहन सिंह से नरसिम्हा राव ने कहा कि मनमोहन, ये भाषण अगर तुम परसों पढ़ दोगे मेरी सरकार उसी समय गिर जाएगी। मनमोहन सिंह नेता तो थे नहीं तब तक, उनके हाथ पैर फूलने लगे, लेकिन नरसिम्हा राव तो घुटे हुए नेता थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, हर पैरा से पहले लगा दो कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हम गरीब का उत्थान करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था विषमता नहीं रहने दी जाएगी, राजीव गांधी ने कहा था कि जब तक गरीब के पेट में अनाज नहीं जाता मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसे कोटेशन लगा दो, बाकी आपको जो करना है वही करो। तो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट के लोगों को बताने के लिए कि हम आपके साथ एक सर्वसमावेशी समाज बनाते हैं, लेकिन जिस दिन बीजेपी समावेशी समाज की तरफ जाएगी, मुझे लगता है कि चुनावी इलेक्टोरल फायदा उसको नहीं होगा। उस तरह से इलेक्टोरल फायदे के लिए मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री के जिस तरह से मुसलमानों के साथ दोस्ती है, या दुनिया के या भारत में भी, या इवन अहमद पटेल के साथ इनकी दोस्ती की चर्चा रही है, मुसलमानों के लिए इनके मन में नाराजगी होगी, लेकिन मुसलमानों का एक छद्म प्रश्न चिन्ह बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। और यदि उससे फायदा मिल रहा है तो उनको समावेश करके अपने फायदे को बीजेपी क्यों डिल्यूट करेगी? मुझे ये एक चीज लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो बीजेपी की राजनीति है उसमें ये बात साफ दिखती है। और यही बात वरुण गांधी को लेकर के भी है कि वरुण गांधी का टिकट आज क्यों कटा? कोई आज तो फाउल, एक बात है फाउल लैंग्वेज की, तो फाउल लैंग्वेज उन्होंने 2009 वो बात तो हो गई। आगे उनका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम उनका क्या होगा? उनको हो सकता है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस तो नहीं लेगी, जो मैं समझ पा रहा हूँ। सपा को जा चुके हैं तो हो सकता है कि सपा से वो जीत, सपा के सहयोग से वो लड़ लें, या सपा बाहर से समर्थन दे दे, कांग्रेस भी बाहर से समर्थन दे दे कि बीजेपी को हराना है तो जीत। लेकिन हमको एक चीज लगता है कि कांग्रेस वरुण गांधी को बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उसको हमेशा एक खतरा रहेगा कि ये आदमी कभी भी बैकफायर कर सकता है। तो अच्छा, एक कार्यक्रम को अब समाप्ति की हो रहा है। अगर कोई आखिरी टिप्पणी किसी के मन में कुछ रह गया है तो एक नोएडा का बस बता दूं, एक बस छोटा सा बता देता हूं। देखिए, बीजेपी तो उम्मीदवार घोषित करते जा रही है। हालत ये है कई पार्टियों में कि उम्मीदवार ही तय नहीं कर पा रहे। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो गौतम बुद्ध नगर कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से पहले एक उम्मीदवार को घोषित किया, फिर दूसरा उम्मीदवार कर दिया। और आपको मैं अभी बताऊं कि जो सूत्रों से या वहां पर जो चल रहा है, हो सकता है फिर से जो पहले उम्मीदवार थे उनको फिर से तिवारा उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया जाए। तो ये जो हालत है पार्टी के अंदर ना, कल होली मिलन समारोह था तो दोनों उम्मीदवारों जो थे, दोनों अपने आप को उम्मीदवार बताते हुए अलग अलग कर रहे थे। तो विपक्ष को कम से कम ये देखना होगा, उन सीटों पर कम से कम जहां आप 3 लाख 4 लाख के मार्जिन से हार रहे हो, एटलीस्ट वहां पर कम से कम पार्टी एकजुट रहे। बाकी तो चलता रहेगा, चुनाव है, सियासत है। कुछ होमवर्क के बाद साल भर कोई होमवर्क, गठबंधन कर लिया, सीट पर बैठ गए, 6 दौर की बैठ के कर ली, लेकिन जमीन पे जहाँ कार्रवाई करनी चाहिए वहाँ कुछ नहीं। विपक्ष कहीं कोई होमवर्क नहीं किया है, बिहार में भी नहीं किया है। डॉक्टर महेंद्र नागर ने प्रचार शुरू किया, बिहार प्रचार के बीच में टिकट बदल दिए। अब फिर से खबर यह है कि महेंद्र नागर को फिर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, ऐसे चल रही है चर्चा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सब नेता बैठे। बात ये नहीं, बात यह है कि आप उस सीट पे कहां थे पिछले चुनाव में? आप इतना पीछे थे वहां पर कि कहने लगते वहां पर आपको वोट ही नहीं, विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल वोट भी मिला देंगे तो महेश शर्मा का वोट बहुत ज्यादा है वहां पर भी आप एकजुट होकर नहीं लड़ पा रहे हैं, पार्टी एकजुट नहीं है। तो ये एक समस्या है विपक्ष की, नेतृत्व का संकट है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर और किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।